2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी हारते हारते उस चुनाव को जीती है और तभी से बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर एक मंथन चल रहा है कि किस तरीके से अपना खोया हुआ वोट बैंक या ये जो माहौल बनाया गया था 2014 के बाद से, उसको दोबारा से कैसे जो है वो इकट्ठा किया जाए। इस बात को लेकर के बीजेपी आरएसएस के अंदर मंथन चल रहा है और इस बीच में कई सारे ऐसे बीच बीच में फॉर्मूले निकाले गए, कई सारी बातें निकाली गई जिनको टेस्ट करके देखा गया। अब ऐसे में एक नया जो है वो बीजेपी ने एक एजेंडा उठाया और उस एजेंडे से पूरे देश में एक हलचल पैदा हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फरमान ने बीजेपी की दुकान खुलने से पहले बंद कर दी। ये क्या एजेंडा है या क्या फरमान है, इस पर जरा विस्तार से बात करते हैं। देखिए, बीजेपी इस बात को समझ गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उसकी हारते हारते जीत हुई है, इसमें सबसे बड़ा डेंट लगा है वो है कि लोगों को अब जातीय जनगणना की बात समझ में आ रही है और अगर जातीय जनगणना करवा भी दी तो फिर लोग हक की बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे, भागीदारी की बात करेंगे। तो यह बड़ा पेचीदा मामला हो जाएगा बीजेपी के लिए। तो बीजेपी के लिए सीधा फॉर्मूला क्या है? बीजेपी आरएसएस के लिए सीधा फॉर्मूला यह है कि लोगों को हिंदू बना करके एक बना करके रखिए और सेफ रहिए। यही नारा, इसी के इर्द गिर्द नारा जो है वो निकाला गया। बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नारा इसके इर्द गिर्द निकाला गया। लेकिन उसकी भी हवा कोई बहुत ज्यादा दिखी नहीं, लोगों में उसका भी कोई बहुत ज्यादा असर हुआ नहीं। तो इसके बाद में क्या किया गया? इसके बाद में एक नया फॉर्मूला इजाद हुआ और वो हुआ मस्जिदों के नीचे मंदिरों को खोजने का अभियान शुरू किया गया। मस्जिदों के नीचे शिवलिंग है, ये बातें जो है वो अब निकल निकल करके सामने आने लगी। संबल हुआ, संबल का प्रयोग काफी हद तक ये कह सकते हैं बीजेपी आरएसएस की दृष्टि से जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है वो यही है कि हां देखिए, बगल की जो सीट थी कुंदरकी की सीट, वो भी बीजेपी जीत गई। तो फिर उसके बाद में अजमेर भी हो गया। मतलब एक अजमेर एक ऐसी जगह थी जहां पर नाम नहीं आना चाहिए था, जहां पर कम से कम अजमेर को लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए था, लेकिन अजमेर में भी हो गया। तो इसके बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट में नए नए अभी चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना ने दो टूक कह दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जब तक यह मामला विचाराधीन है, तब तक कोई भी निचली अदालत इस पर फैसला नहीं देगी। और जब उन्होंने इस बात को कहा तो ये जो बीजेपी सोच रही थी इसको लेकर के, संभल के बाद में अजमेर हुआ, अजमेर के बाद में बदायूं से खबर आ गई और देश भर में तमाम जो है वो बीजेपी आरएसएस के पास में 3-4 हजार मस्जिदों की नाम लिस्ट रखी हुई है। उठा उठा करके बीच में 2-5, 2-5, 10, 2-5, 10 निकालते रहेंगे और काम चलता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से जो है कोशिश की जा रही थी, लेकिन संजीव खन्ना ने कह दिया कि भाई इस पर फुल स्टॉप लगाइए। जब तक फुल स्टॉप रहेगा, जब तक हम इस पर अपना कोई फैसला नहीं दे देते हैं और निचली अदालतें इस पर कोई आगे आदेश नहीं देंगी, इस पर आगे कोई सुनवाई नहीं करेंगी, इस पर आगे कोई सर्वे नहीं करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। मतलब सारा जो देश भर के अंदर माहौल तैयार किया गया, उस पूरे माहौल पर पर्दा डाल दिया संजीव खन्ना ने। हालांकि अभी एक ये इसमें राइडर के साथ में बात कही जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, संजीव खन्ना वो इसमें आखिरी फैसला क्या देंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा अभी, क्योंकि हमने बड़ा जो है वो चंद्रचूड़ के मामले में देखा है कि तमाम जो है वो स्टेटमेंट उनकी निकल करके सामने आई पैरवी के दौरान, लेकिन जब आखिरी का फैसला आया तो मामला उधर ही झुक गया। तो अभी भी इस मामले पर जो है वो निगरानी रखनी चाहिए। एक दूसरी बात जो निकल करके सामने आई और एक नया प्रयोग फिर उसके बाद में किया गया, वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, वैसे वो कठमुल्ला जज के नाम से फेमस हो गए हैं। उन जज साहब ने स्टेटमेंट दे दी, ये देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा, ये देश कठमुल्ले इस देश के लिए घातक है, इस तरह की बातें उन्होंने कह दी। तो वहां पर भी एक डेंट लग गया। वहां पर भी जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फाइल मंगवा ली, रिपोर्ट मंगवा ली, ब्यौरा मंगवा लिया और अब आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट को ही अपने लेवल पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। उनका जो रोस्टर था
वो बदल दिया गया है। अब वो खास बड़े और संवेदनशील मामलों की सुनवाई नहीं कर सकेंगे। अब सिर्फ निचली अदालतों के खिलाफ जो अपील है उन्हीं के मामले सुनेंगे, और वो भी 2010 से पहले के। तो यानी यहां पर भी मामला निपट गया। तो कुल मिलाकर के जो है वो ये कह सकते हैं कि चंद्रचूड़ के जाने के बाद में जो लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट से निराशा हुई या उनके कुर्सी पर रहते रहते निराशा होने लग गई थी कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ खास नहीं है, तो दो अगर मामले मैं देखूं पिछले एक हफ्ते के अंदर निकल करके सामने आए, कम से कम उम्मीद जगाने वाले हैं। मैं फिर कहूंगा इस बात को कि अभी इन दोनों मामलों के अंदर अंतिम फैसला नहीं आया है। अंतिम फैसला आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई माजरा क्या है और किस हद तक है और कहां तक जाएगा। लेकिन अभी भी एक चीज तो है, अभी भी ईवीएम का जो मसला है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। हालांकि ईवीएम पर चैप्टर क्लोज करने की कोशिश चंद्रचूड़ ने भी की थी, लेकिन ईवीएम पर इस देश में चैप्टर क्लोज हो नहीं पाएगा, क्योंकि ईवीएम अपने आप में एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा मसला है जिसमें से रोजाना नए नए मसले निकल करके सामने आते हैं, रोजाना नई नई चीजें निकल करके सामने आती है। तो जब तक वही है कि ईवीएम रहेगी तब तक मुद्दा रहेगा। अब ईवीएम को लेकर के विरोध इस कदर हो गया है, लोगों ने जमीन पर बैलेट पेपर की मांग कर दी है। लोग कहने लगे हैं कि भाई हम बैलेट पेपर से कराएंगे, लेकिन वहां पर प्रशासन जो है वो 163 बीएनएस यानी जो पहले 144 की धारा कही जाती थी वो लगा देता है, वो लगा करके वहां पर वो प्रक्रिया नहीं होने देता है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट उस मसले पर जो है वो कुछ नहीं बोल रहा है। हालांकि विचार हो रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि आप वहां पर जाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसको लेकर के बाकायदा शरद पवार के घर पर अभी बैठक हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल और तमाम दूसरे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो सब लोग वहां पर मौजूद थे। शरद पवार अभी 85 साल के हुए हैं, जाहिर सी बात है वो अपनी जो राजनीतिक लड़ाई थी वो हार चुके हैं। अब उनके पास में ज्यादा कुछ है नहीं, उनके सांसद जरूर है लेकिन विधायक नहीं है उनके पास में। और ये अपने आप एक बड़ी अजीब बात है, जिसके 8 सांसद है उसकी सिर्फ 10 विधायक है। ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन शरद पवार ऐसा लगता है कि एक लड़ाई महाराष्ट्र से नई छेड़ना चाहते हैं, और इस लड़ाई को अपनी आखिरी लड़ाई के तौर पर जो लड़ना चाहते हैं, और वो है ईवीएम बैलेट पेपर की लड़ाई। और इसीलिए शरद पवार उस गांव में भी गए, जो मार्करवाड़ी गांव है वहां पर भी गए। वहां पर जाकर के कहा कि भाई ये बैलेट पेपर की मांग गांव वाले कर रहे हैं, आप इसको करने दीजिए। उसके बाद में और कई गांवों से मांगे निकल करके सामने आने लगी। एक वहां पर 75 साल के बाबा अढ़ाव हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पुणे के अंदर, फुलेवाड़ा में, महात्मा फुले का जो था फुलेवाड़ा, उसके अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे मसले अभी चले हैं। निश्चित तौर पर बीते एक हफ्ते के अंदर अगर मैं आपको पूरा समराइज करूं तो एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी बातें जरूर कही है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले जरूर दिए हैं। लेकिन अभी भी एक ईवीएम का जो मसला है बहुत बड़ा मसला है। यह बात जो है वो कही जा सकती है कि भाई एक तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट अगर 2 मामलों को लेकर के संज्ञान ले सकता है तो ईवीएम को लेकर के क्यों नहीं। ईवीएम को लेकर के संज्ञान लेना कोई ऐसी बात नहीं है कि चलिए ठीक है आपने बोल दिया और काम हो गया। ईवीएम का जो पिटारा है वो अपने आप में बहुत बड़ा पिटारा है, और आप समझ सकते हैं कि ईवीएम पर कोई टीका टिप्पणी करना या उस पर कोई फैसला देना वो कोई एक दिन की टिप्पणी से संभव नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कह देगा और एक दिन में हो जाएगा। वो बड़ा टेक्निकल, बड़ा पेचीदा मामला है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जो ताकत लगानी पड़ेगी वो विपक्ष को लगानी पड़ेगी। क्योंकि जनता के अंदर, मैं जहां पर भी चुनाव कवर करने के लिए जाता हूं या जब भी चुनाव के नतीजों को हम देखते हैं तो बार बार यही बात निकल करके सामने आती कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव। और कल तो प्रियंका गांधी ने संसद में कह दिया, उधर सामने अमित शाह बैठे हुए थे, सामने राजनाथ सिंह बैठे हुए थे, और प्रियंका गांधी ने कह दिया कि भाई आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, पता चल जाएगा आपको। मतलब केवल 10 सेकंड का उनका वक्तव्य था और 10 सेकंड के अंदर उन्होंने खोल करके रख दिया। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब इस चीज को आप 2 खानों में बांट करके देख सकते हैं।
एक तरफ विपक्ष के पास में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ी लड़ाई है, जिस पर बहुत ज्यादा ताकत लगाने की और ताकत झोंकने की जरूरत है, वो है चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया, ईवीएम, बैलेट पेपर, ये सारा मुद्दा। ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है और विपक्ष इसमें कितना कामयाब हो पाता है, कितनी एनर्जी लगा पाता है, ये उसके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो ये है कि ये जातिगत जनगणना को लेकर के जो अलख जगाई जा रही है, जातिगत जनगणना को लेकर के लगातार लोगों को जो पुश किया जा रहा है, वहां से लोगों को वापस खींच करके ला करके, और जो बीजेपी ने कमाया बनाया था 2014-15 के आसपास की हिंदू है हिंदू है हिंदू है, फिर उसके बाद में 2019 के आते आते उस चीज को और भुना दिया गया और ऊपर ले गई, तो उस चीज को दोबारा से बीजेपी को वहीं पर लेकर के जाना है। ये यानी जो जातिगत जनगणना की बात, आरक्षण की बात, जो राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हम आएंगे तो हम जातिगत जनगणना करेंगे, हम आरक्षण पर 50% की जो कैप लगी हुई है उसको हटा देंगे। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, इनके लिए बहुत अहम हो गए हैं और बीजेपी केवल जो है वो सवर्ण वोटों से जीत नहीं सकती है। बीजेपी इस बात को जानती है और बीजेपी इसीलिए बार बार दुहाई देती है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है, भाजपा ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया है। हालांकि वो बात अलग है कि उनकी जो जाति है, गुजरात में वो मुख्यमंत्री बने तब वो जाति ओबीसी में आई, उससे पहले जब वो पैदा हुए तब वो जाति ओबीसी में नहीं थी, उनकी जो जाति है। तो ये बहुत दूर की कौड़ी होती है। राजनीति एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का वो काम नहीं है कि आपने एक हफ्ते, एक दिन, एक महीना, एक साल ये काम कर दिया और उसके बाद में आप आगे की राजनीति उस पर करते चले जाएंगे। बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने भी देखिए अपने आप को जो ओबीसी में ढाला तो पूरी कैलकुलेशन करके ढाला। देश में सबसे बड़ी आबादी वो ओबीसी वर्ग की है। तो बीजेपी उस चीज पर अब कितना अपने आप को वापस से ले जा पाएगी, कितना उस पर काम कर पाएगी, कितना उस पर ठहर पाएगी, वो देखने वाली बात है। और दूसरा, विपक्ष जो है वो इस बीच में अपने जो मुद्दा है ईवीएम, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ, क्योंकि देखिए आखिरी दरवाजा तो वही है, अब उस दरवाजे से कितनी उम्मीद मिलती है, कितना न्याय मिलता है, कितना नहीं मिलता है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन आखिरी दरवाजा तो वही है। और जब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और चुनाव आयुक्त अगर आज चाहे राजीव कुमार बैठे हैं, कल कोई और बैठ जाएंगे, तब भी वो सरकार के ही आदमी होंगे, क्योंकि 2 वोट तो उन्हीं के रहेंगे। मोदी जी का वोट है उनकी प्रक्रिया, उनको चुनने की प्रक्रिया में, दूसरा उनके कैबिनेट मंत्री का वोट है, विपक्ष के नेता का वोट कोई मायने नहीं रखता है। तो अगर आज राजीव कुमार है, कल संजीव कुमार आ गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पूरी ताकत से विपक्ष जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कितना और आगे बढ़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में और कितना जो है इन चीजों को रख सकता है। और संजीव कुमार भी 6 महीने हैं, देखना है कि इन 6 महीनों में क्या कोई वो वाकई ऐतिहासिक काम ऐसा करके जाएंगे। हालांकि अभी जो 2 उनके टिप्पणियां निकल करके सामने आई, तो कम से कम एक अभी तत्काल जो ब्रेक खींचने की आवश्यकता थी वो ब्रेक खींच दिया गया है। और इस ब्रेक लगाने से बीजेपी की जो राजनीति थी उस पर कम से कम ब्रेक लग गया है। अब बीजेपी इसको कैसे रिलीज कर पाती है या कैसे जो दूसरे मोड़ से घूम करके आती है, ये देखने वाली बात रहेगी, और विपक्ष उस पर कैसे काउंटर करता है। और फिर उसके बाद में तीसरी बात यह भी और अहम बात, सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला क्या देता है, वो भी महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।